नेहरू गांधी परिवार ने देश की राजनीति पर भी एक छत्र राज नहीं किया, बल्कि भारत की विदेश नीति पर भी कई वर्षों तक इसी परिवार का नियंत्रण रहा है। हर चीज पर इसी परिवार का नियंत्रण है। आज हम आपको एक और उदाहरण देना चाहते हैं कि जो ऐतिहासिक गलतियां होती हैं, जब उन्हें ठीक नहीं किया जाता तो अगली आने वाली पीढ़ियां कैसे उसको भुगतती हैं। इसलिए आज हम एक फिल्म का सीन आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके जरिए आप इस पूरे मामले को समझ पाएंगे। फिल्में सिर्फ समाज का नहीं बल्कि इतिहास का भी आईना होती हैं। इसलिए आज हम एक फिल्मी सीन के जरिए आजाद भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी भूल को समझने की कोशिश करेंगे। आजकल चारों तरफ चीन की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि चीन का बहिष्कार करना चाहिए, कहा जा रहा है कि चीन धोखेबाज है, चीन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह भी कहा जा रहा है कि चीन ने हमारी बहुत सारी जमीन हड़प ली। लेकिन क्या यह आज की बात है? 58 वर्ष पहले, आज से 58 साल पहले 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत हार गया था। यह हार आज भी भारत के 137 करोड़ लोगों की आत्मा पर एक बोझ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हार की वजह क्या थी? इस हार की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जिस समय चीन की फौज भारत में घुसने की तैयारी कर रही थी, उस समय भारत के नेता हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में चूर थे। और इसका नतीजा यह हुआ कि चीन भारत में अंदर तक घुस आया और भारत के कई इलाकों पर उसका कब्जा हो गया। भारत और चीन के बीच हुए इस युद्ध के 2 साल बाद, यह युद्ध हुआ था 1962 में। इसके 2 साल बाद 1964 में इसी युद्ध की कहानी पर एक फिल्म बनी थी और उस फिल्म का नाम था हकीकत। यह फिल्म बड़ी मशहूर थी। इस फिल्म के डायरेक्टर और लेखक थे चेतन आनंद, जो मशहूर एक्टर देवानंद के भाई थे। यह फिल्म भारत की सेना के एक ऐसे दल की कहानी थी जिसे लद्दाख में चीन की सेना को रोकने के लिए भेजा जाता था। लेकिन 1962 के उस भारत में सेना के जवान बिना इजाजत के दुश्मन पर गोली नहीं चला सकते थे। वैसे ही जैसे आज ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि हमारे सैनिक जब गलवान घाटी में लड़ रहे थे तो उन्होंने गोली क्यों नहीं चलाई, तब उनके पास हथियार क्यों नहीं थे, ये सवाल आपने आज सुने होंगे। दुश्मन सामने खड़ा था, लेकिन भारत के सैनिक चाहकर भी जवाब नहीं दे सकते थे, क्योंकि उस समय के नेता ये चाहते नहीं थे, उन्हें ये आदेश नहीं थे कि वो लड़ाई लड़ें। ये फिल्म इसी द्वंद्व पर आधारित है। आज आपको उसी फिल्म हकीकत का एक सीन बहुत ध्यान से देखना चाहिए और फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे ये फिल्म 1964 की नहीं बल्कि आज 2020 की है। हमारे इतिहास में कुछ सिकंदर पैदा हुआ, कोई तैमूर, चंगेज खान। क्या हिंदुस्तानी फौज ने आगे बढ़कर किसी की धरती पे कब्जा किया? तो क्या आज हम अपनी सदियों पुरानी परंपरा को तोड़कर किसी दूसरे देश के बंजर और पथरीले इलाकों पे कब्जा करेंगे? जब हमारी फौजें कांगो और कोरिया भेजी गई तो हमारे नेताओं ने कहा था, तुम शांति सेना हो, देश की लाज रखना। ये तो हमारे नेता कहते हैं, लेकिन वो जो दिन रात भाई भाई का शोर मचाते हैं, उनके नेता क्या कहते हैं? ये उनके नेता की लिखी हुई किताब है। इसमें वो ऐलान फरमाते हैं कि जो हमसे सहमत नहीं वो हमारा दोस्त नहीं, और जो हमारा दोस्त नहीं वो हमारा दुश्मन है, और जो हमारा दुश्मन है उसको चीन की लाल फौज एक ना एक दिन खत्म करके दम लेगी। हम किसी को दुश्मन नहीं समझते, ये किसी को दोस्त नहीं समझते। हम संसार की महफिलों में इनकी सिफारिशें करते फिरते थे और ये चुपके चुपके हमारी धरती पर फौजी चौकियां बना रहे थे। चीन की फौज सारे एशिया पर अपनी धाक जमाना चाहती है, संसार के अमन, संसार की शांति को तबाह बर्बाद करना चाहती है। ये शतरंज के मोहरे जो आगे बढ़ रहे हैं, शय और मात की एक एक ताल को समझ के आगे बढ़ रहे हैं, समझे? और इनकी चालों को खत्म करना, उन्हें खटाई में डालना, इसकी जिम्मेदारी हम पर है। हमें हुक्म मिला है, गोली नहीं चलनी चाहिए। हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन हम कभी भूल नहीं सकते कि ये चीनी यहां नेक इरादे से नहीं आया, ये हमारी धरती पे खड़ा है और हम ही से कह रहा है यहां से चले जाओ।
ये दृश्य उस फिल्म का है जो 1964 में बनी थी। यानी हम तब से जानते हैं कि चीन एक धोखेबाज देश है। चीन की सेना धोखे से यहां पर घुसकर आती है। आप सोचिए, इस फिल्म के जो निर्देशक हैं वो इस बात को समझ गए। इस सीन में मशहूर अभिनेता बलराज साहनी अपने सैनिकों को चीन की सरकार और वहां की सेना की असलियत बता रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि चीन की ये हकीकत हमारे उस समय के नेताओं को कभी दिखाई नहीं दी। चेतन आनंद इस फिल्म के निर्देशक, लेखक और डायलॉग राइटर थे और उन्होंने भी चीन की इस हकीकत को समझ लिया था। लेकिन उस समय के हमारे नेताओं को यह बात ना तो तब समझ में आई ना उसके बाद, और इसका नतीजा यह हुआ कि भारत ना सिर्फ चीन से वो युद्ध हारा था, बल्कि उस युद्ध की यादें भारत के लोगों की आत्मा पर हमेशा के लिए बोझ बन गई। लेकिन क्या आपने कभी इसका कारण समझने की कोशिश की है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लंबे समय तक हमारे देश के नेता जनता की भावना को सम्मान देना कभी सीखे ही नहीं। जनता की क्या मर्जी है, हमारे नेताओं ने जानने की कोशिश नहीं की। और आप जानते हैं, भारत की जनता पहले दिन से भावनात्मक रूप से पाकिस्तान के खिलाफ रही है। लेकिन हमारे देश के नेता और डिप्लोमेट्स पाकिस्तान के साथ हमेशा अमन की आशा ही करते रहे। हमारे देश की जनता चीन को कभी पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के नेताओं ने चीन से दोस्ती करने की कोशिश की। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत और पाकिस्तान को 4 युद्ध लड़ने पड़े। चीन को लेकर नेताओं की नीति से भी भारत की जनता पहले दिन से खुश नहीं थी, लेकिन हमारे नेता और डिप्लोमेट्स जनता की भावनाओं को नजरअंदाज करते रहे और इसके नतीजे में न सिर्फ भारत को एक युद्ध हारना पड़ा, बल्कि भारत के आत्मसम्मान को भी चोट पहुंची। वर्षों तक जनता के गुस्से को दबाने से जो होता है, उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस समय भारत के सभी नेता देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरह चीन पर आंखें बंद करके विश्वास करते थे, बल्कि कई नेता समय समय पर नेहरू को यह चेतावनी देते रहे कि वो चीन पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन नेहरू पंचशील समझौते और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगातार बुलंद कर रहे थे। और ये सब तब हो रहा था जब भारत और चीन के बीच हुए युद्ध से करीब 12 साल पहले, याद रखिए 1962 के युद्ध से पहले, यानी 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था। आप में से बहुत सारे लोग आज ये कहते होंगे कि भारत को तिब्बत की आजादी की बात करनी चाहिए और भारत को ये बात कहनी चाहिए कि तिब्बत पर चीन ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, हम तिब्बत को मान्यता नहीं देंगे। लेकिन ये गलती हम 1950 के दशक में ही कर चुके हैं, जब हमने तिब्बत को मान लिया था कि ये चीन का हिस्सा है और बाकायदा लिख कर दे दिया था चीन को। माना जाता है कि तिब्बत हमेशा से एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन चीन उसे अपना हिस्सा मानता था और इसी को साबित करने के लिए उसने 70 साल पहले तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। लेकिन उस समय की भारत सरकार ने इसका विरोध करने के बजाय तिब्बत पर चीन के दावे को चुपचाप स्वीकृति दे दी, उसे मान लिया। इतना ही नहीं, बल्कि पंचशील समझौते के तहत भी तिब्बत को लेकर भारत ने अपना रुख बदल लिया था और एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की बात उस समय कही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि तिब्बत और भारत की सीमा चीन और भारत की सीमा में तब्दील हो गई और भारत के करीब 5 राज्य सीधे सीधे चीन के निशाने पर आ गए, क्योंकि जो तिब्बत पहले भारत और चीन के बीच में था, अब वही तिब्बत चीन का हिस्सा बन चुका था। ये राज्य थे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। हालांकि अब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ये वो राज्य हैं जिनकी सीमाएं आज किसी न किसी रूप में तिब्बत से मिलती हैं, और तिब्बत का मतलब यह है कि चीन से मिलती हैं। आज आप ये नहीं कह सकते कि ये तिब्बत है, आप उसे चीन मानिए, क्योंकि वो आधिकारिक रूप से हम मान चुके हैं कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की यह भूल आज भारत पर भारी पड़ रही है। 1954 में राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेहरू के इस फैसले की आलोचना की थी और तब आगाह किया था कि इस गलती की वजह से चीन भारत को घेर लेगा। डॉक्टर अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर जवाहरलाल नेहरू से मतभेद हो जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वो हिंदू कोड बिल और धारा 370 जैसे मुद्दों पर नेहरू की नीतियों से नाराज थे, इसलिए उनकी नेहरू से कभी बनी नहीं। उन्होंने निर्दलीय के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ा इसके बाद, और वो चुनाव हार गए और फिर वो राज्यसभा पहुंचे। सोचिए, उस समय BR अंबेडकर चुनाव नहीं जीत पाए और आज उनका नाम लेकर न जाने कितनी पार्टियां चुनाव जीतती हैं सिर्फ उनके नाम को इस्तेमाल करके।
26 अगस्त 1954 को राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत को पूरी तरह से घेर लिया गया। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देश हैं और दूसरी तरफ तिब्बत पर चीन का कब्जा स्वीकार करके नेहरू ने एक तरह से चीन का बॉर्डर भारत के करीब लाने में मदद कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आज भारत को खतरा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आगे भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि जिसकी आदत आक्रमण की होती है वो कभी अपनी आदत छोड़ता नहीं। ये चेतावनी उन्होंने तब दी थी। और उस दिन राज्यसभा में हुई बहस की एक कॉपी मेरे हाथ में है। तब टेलीविजन तो नहीं होता था, इसलिए उस समय का कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था मैं आपको लेकिन पढ़कर बता सकता हूं। वो कह रहे हैं, I was going to point out to the House how this country has been completely encircled on one side by Pakistan and the other Muslim countries. यानी एक तरफ पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देशों ने घेर लिया है। I do not know what is going to happen, but now that the barrier between Egypt and England has been removed by the handing over of Suez Canal, I think there may be a very little difficulty in the Muslim countries joining with Pakistan and forming a bloc on that side. तो उनका डर ये था कि पाकिस्तान और उसके पीछे जो सारे मुस्लिम देश हैं वो मिलकर भारत के खिलाफ एक ब्लॉक बना लेंगे और इधर से भारत को घेर लेंगे। और फिर उन्होंने लिखा है, एंड फॉर्मिंग ऑन दिस साइड बाय अलाउइंग द चाइनीज टू फेक पोजेशन ऑफ लासा। लासा तिब्बत की राजधानी है। तो उन्होंने कहा है कि हमने चीन को लासा पर यानी तिब्बत पर उसके फेक पोजेशन को करने दिया। द प्राइम मिनिस्टर हैज practically helped the Chinese to bring their border down to the Indian border. ये डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं। Looking at all these things, it seems to me that it would be an act of not to believe that India, if it is not exposed to aggression right now, is exposed to aggression, and that aggression might well be committed by people who always are in habit of committing aggression. चीन की तरफ उन्होंने सारा इशारा किया है। और तब जो है आप सोच लीजिए उस समय डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने यह चेतावनी दी थी। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि हम जाति के मामले में, पिछड़ों के मामले में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमेशा इस्तेमाल कर लेते हैं, उनकी नाम का और उनके फोटो का, क्योंकि हम जानते हैं उससे हमें पिछड़े लोगों के, दलितों के वोट मिल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान पर उनके क्या विचार थे, चीन के ऊपर उनके क्या विचार थे, आरक्षण पर उनके क्या विचार थे, वो हमने बड़े आराम से उसे सब भुला दिया है। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर इन चेतावनियों का कोई तब असर नहीं हुआ था और वो इन सारे सुझावों को नजरअंदाज करते रहे। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1950 का दशक खत्म होते होते चीन भारत की सीमा के बहुत करीब आ गया और चीन ने तिब्बत और अपने शिनजियांग प्रांत को जोड़ने वाली एक सड़क बना ली जो अक्साई चीन से होकर गुजरती थी। लेकिन नेहरू लगातार ये साबित करते रहे कि इन लोगों में ऐसा कुछ नहीं जिसे लेकर भारत को चिंता करनी चाहिए। अब देखिए, वर्ष 1961 में 4 और 5 दिसंबर को लोकसभा में इस पर चर्चा हुई। 1961 चीन ने जिन इलाकों पर अवैध कब्जा किया था उसे लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। तब इन सवालों के जवाब में नेहरू ने कहा था, इस इलाके में एक पेड़ तक नहीं उगता। इस इलाके को लेकर क्या करेंगे? इस इलाके में एक पेड़ तक नहीं उगता, ऐसा उन्होंने कहा था। पढ़कर अगर मैं आपको बताऊं तो वो कह रहे हैं, एट दैट रेट no tree grows anywhere in this wide area, there may be some shrubs. छोटे मोटे कोई पेड़ पौधे उगते हो तो वो, वरना ये इलाका बिल्कुल बेकार है, ऐसा उन्होंने कहा। और जब उन्होंने ये जवाब दिया कि ये इलाका बिल्कुल बंजर है, यहाँ तो कुछ उगता ही नहीं और इस इलाके पर लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, तो उस समय कांग्रेस के एक सांसद महावीर त्यागी संसद में मौजूद थे और ये बातें सुनकर वो अपनी सीट से खड़े हो गए और उन्होंने अपनी टोपी उतारते हुए कहा कि देखिए, मेरे सिर पर कोई बाल नहीं है, तो क्या यह मान लिया जाए कि मेरे सिर की कोई कीमत नहीं है? ये उस समय की बात है और इसमें लिखा हुआ है, श्री त्यागी, नो हेयर ग्रोज ऑन माई हेड, डज इट मीन दैट द हेड हैज नो वैल्यू?